धन्यवाद साहब, धन्यवाद बहुत। सर, मेरा सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव की बिगुल तो बज चुकी है, दूसरे चरण में मतदान भी हो चुकी है, अब तीसरे चरण की बाकी है। तो ऐसे में क्या लगता है सर? देखिए, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है 7 मई को। ये पूरा देश आज मोदीमय है, क्योंकि मोदी जी ने जो 10 सालों में लोग हित में, जो जनहित में और तमाम जो 2014 में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो सैकड़ों ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई जो गरीबों के हित में थी, गरीबों के कल्याण के लिए थी, जिसमें सभी वर्गों के लिए है। जिसमें हमारा तो नारा है, माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसके तहत इन 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। देश को आगे ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। यही 2014 के पहले देश कुछ और था, आज देश कुछ और है। तो पूरा देश जानता है, पूरे देश के लोग जानते हैं, गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित लोग जो हैं आज मोदी को भगवान के रूप में देखते हैं। और मैं भी कहता हूं कि मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदियों बाद कोई होता है। मैं तो समझता हूँ मोदी जी इस समय बिल्कुल भगवान के रूप में इस देश को मिले हैं, और देश को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए जो उनका संकल्प है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि 2047 तक जब ये देश 100 साल पूरे कर रहा हो अपनी आजादी का, तो ये दुनिया का नंबर 1 देश बने। इस प्रयास जो उनका है, ये पूरा देश जानता है, और पूरे देश के लोग मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, इसलिए सर, मैं जैसे आप बताएं कि 2047 में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत बनाना। सर, विकसित भारत कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक ये सिर्फ युवा का ही कर्तव्य है या पूरे देश का सर? देखिए, विकसित भारत बना कैसे बनाएंगे उस पे तो वो काम कर रहे हैं बहुत कुछ। आज 2014 में जब हमारा देश दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में 11वें नंबर पे था, और इन 10 सालों में, मात्र इन 10 सालों में आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा देश बन गया। तो निश्चित तौर पे मान लीजिए ये जो आगे आने वाले 5 साल हैं, इसके अंदर हमारा देश तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आर्थिक व्यवस्था में। तो उनका तो निरंतर ये प्रयास चल ही रहा है। आज इन 10 सालों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने एक दिन, एक मिनट की छुट्टी नहीं लिया, बिना रुके, बिना थके देश को आगे बढ़ाने में। आज दुनिया में पहले हमारे देश को भिखारियों के देश में गिनती हुआ करती थी, आज विकसित देशों में हमारे देश की गिनती होती है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, यानी भारत का डंका बज रहा है। देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ा है। तो इसमें कोई तो उनका तो निरंतर प्रयास चल रहा है, और ये लोगों को भरोसा है कि मोदी जी निश्चित तौर पे 2047 तक इस देश को नंबर 1 के देश बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, सपा के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जो इस बार परीक्षा हुई है वो पेपर लीक करवाए हैं। देखिए, इस पे मैं उनको क्या कहूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी सरकार जब थी तो पर्चा लीक नहीं होता था, पर्चा सेट होता था। उनके यहाँ से लिस्ट जाती थी, या उनके लोगों की लिस्ट जाती थी, और वही भर्ती हो जाती थी। आज ये तो नहीं है। आज फेयर, बिल्कुल पारदर्शिता के तहत नियुक्तियां होती हैं। उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए गड़बड़ी हो रही है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। आज अगर गड़बड़ी अगर हो रही है तो उसकी जांच हो रही है, उसमें पकड़े जा रहे हैं लोग, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। और ये सरकार का संकल्प है, सरकार का वादा है कि बिना भेदभाव के, बिना किसी
शोर सिफारिश के, बिना किसी लाग लपेट के, जो योग्यता के आधार पे लोगों को नियुक्तियां होंगी, पर्चा लीक होगा तो जो पर्चा लीक करने वाले लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो उनकी लिस्ट जाती थी, जो लिस्ट जाती थी वही लोग हो जाता था, तो योग्यता का तो कोई मतलब नहीं होता था। तो उत्तर प्रदेश में इस बार 80 सीट है, तो क्या लगता है इस बार 80 में से कितने सीट आएंगी? सर प्रधानमंत्री जी कई सारी सभाओं में कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मोदी जी जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उस बहुत बहुत सोच समझ के कहते हैं। पिछले बार हमारा जो प्रदर्शन देश के दक्षिण में था, दक्षिण भारत में, उससे कहीं बेहतर आज प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। और जहां तक सवाल उत्तर भारत में जो हमारी सीटें थी, वो कहीं से कम नहीं हो रही। और उत्तर प्रदेश में तो इस बार 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। सर बीजेपी ऐसा क्या फॉर्मूला निभा रही है कि जो जैसे हाल में ही सर गाजीपुर के पारसनाथ राय हैं सर, प्रत्याशी को टिकट दिए। सर वहां के जो युवा है वो कह रहे हैं कि इस प्रत्याशी को कोई जानता नहीं था, बीजेपी ऐसा क्यों टिकट दे दी? देखिए, ये युवा कह रहे होंगे, लेकिन वो प्रत्याशी को नहीं जानते होंगे। हो सकता है उनकी बात में दम हो, लेकिन मोदी जी को तो जानते हैं ना। तो वोट मोदी जी को दे रहे हैं लोग, वोट योगी जी को दे रहे हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो वोट कमल के सामने वाला बटन वो दबाएंगे तो वो प्रत्याशी ही नहीं, वो सीधे मोदी जी को मिलने वाला है। ये यहाँ का युवा, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, जिनको आज तक अपना हक नहीं मिला, जिनको मान सम्मान नहीं मिला, उनको मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए वो मोदी जी को भगवान मानते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। इसलिए आज इसमें कोई नहीं, कैंडिडेट कौन होगा इससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ कमल का निशान देखेंगे और मोदी जी को सीधे वोट, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी को वोट। तो जैसे आप बताएं कि कमल के निशान पे ही प्रत्याशी को देकर वोट दिया जाएगा, तो कमल के निशान से जो भी प्रत्याशी आएंगे नागरिक वोट कमल के निशान पे ही देंगे। बिल्कुल कमल के निशान पे वोट देते, मोदी जी के नाम पे वोट। सर अभी आज का नया खबर आया है कि रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी पिछली बार अमेठी से भी चुनाव लड़े थे, इसके पहले भी लड़े थे, कई बार जीते हैं। और इस बार रायबरेली से हारेंगे वो। इस बार रायबरेली से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह हैं, वो निश्चित तौर पर इस बार चुनाव जीते। सर उत्तर प्रदेश में किसान के लिए और शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या हुई है लाभ? किसानों के लिए तो इतना काम किया है मोदी जी के नजरों में। चार वर्ग, चार ही जातियां हैं, किसान, युवा, महिला और किसान, युवा, महिला और गरीब। ये चार ही जातियां ऐसी हैं उनके लिए कि जिनके लिए बहुत सारा काम मोदी जी कर रहे हैं, बहुत करने वाले हैं। अभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तो ये टेलर है, अभी असली पिक्चर बाकी है। तो किसानों के लिए बहुत सारे, जैसे किसान सम्मान निधि है, चाहे वो बड़ा किसान हो, चाहे छोटा किसान हो, चाहे 1 बीघे का, चाहे 10 बीघा का किसान हो, सबको 2,000 रुपए। 2,000 राशि छोटी लग रही हो, लेकिन मैं मित्रों आपको एक मित्र बताना चाहता हूँ कि जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, जो मजदूर किसान है, जो गांव में रहता है, उसके लिए जो 6,000 की राशि मिलती है ना, तो उसके लिए, बीज के लिए, उसके खाद के लिए बहुत काम आता है। आधुनिक खेती पे विशेष जोर दे रहे हैं हमारे मोदी। आधुनिक खेती में उनका ये संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी करना है, और उस पे वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। और उस पे चाहे आधुनिक जो किसानों के औजार, ये वो सारी चीजें, मिलेट्स, खेती पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और खेती को सर्वोपरि, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि पे हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कृषि प्रधान देश है, कृषि किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है, और इसको बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और ये निश्चित जानिए, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी,
पिछली बार जो योजना बनाई थी, 3 कानून आए थे, तो लोगों ने जो तथाकथित लोगों ने जो तथाकथित किसान हैं, जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका विरोध किया, और विरोध इस स्तर पे किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठीक है कोई बात नहीं, उसको वापस ले लिया, लेकिन वो निश्चित ध्यान रखिए छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। उस तरह से किसानों को आगे ले जाने का बड़ा काम। सर आखिरी सवाल, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज हम बात करें, ऐसे में आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, आस्था और व्यवस्था के मामले में मैं आपको बताऊं कि आस्था हमारे मोदी जी ने, जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां विकसित भारत को आधुनिक भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के तहत आज हमारी जो जो देश की पारंपरिक, जो हमारी धार्मिक सारी चीजें ने उनको भी ठीक किया, चाहे राम मंदिर बनाया हो, काशी विश्वनाथ बनाया हो, महाकाल, तमाम हमारी जो जो हमारे पुराने लोगों ने, जो हमारे पुराने मंदिरों को, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, उनको पुनः स्थापित करने का भी काम कर रहे हैं। हमारी पूरी पूरी संस्कृति को हम पुनः वापस लाने का काम कर रहे हैं। उस जैसे विकसित भारत को, जैसे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हवाई जहाज का हो, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में हो, इलेक्ट्रिक के मामले में, हर चीज में जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम धार्मिक मामलों में भी अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए भी इसमें हम काम कर रहे हैं हमारे। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार के पहले 2017 तक जो दूसरे लोगों की सरकारें थी, या समाजवादी परिवारवादी लोगों की सरकारें थी, उन सरकारों में यहाँ ये गुंडा राज था, माफियाओं का राज था, माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। आज माफियाओं का प्रदेश नहीं रह गया, आज ये विकसित उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश बना। इसी प्रदेश में जहां लोग, इन्वेस्टर लोग आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गुंडागर्दी की वजह से, माफियागर्दी की वजह से लोग यहाँ का इन्वेस्टर नहीं आते थे, व्यवसायिक लोग नहीं आए। आज उत्तर प्रदेश में पूरे दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। आज 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे प्रदेश में आ चुका है। हमारे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हुआ, जिसके लिए आज उत्तर प्रदेश की तरफ लोग आकर्षित हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश तो मतलब पूरे देश में सबसे उत्तम प्रदेश है। सबसे इन्वेस्टमेंट के मामले में व्यापारी इसको सबसे बेहतर जगह मान रहे हैं। तो जैसे आप बताए कि उत्तर प्रदेश में पहले माफिया का राज था, सर अभी हाल में ही 1 महीना पहले की बात है कि सपा के अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के मौत के बाद गाजीपुर के निकट मोहम्मदाबाद उनके आवास पर गए थे। देखिए, ये लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनको पता है कि ये माफिया लोग हैं, ये माफिया किसी जाति धर्म के से नहीं होते, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, ये अपराधी हैं। और अगर अपराधी को, कोई अपराधी मान लीजिए किसी बीमारी से मर गया, और उस बीमारी को एक प्रोपोगंडा, उसको एक पीर का दर्जा दे रहे हैं, उसके कब्र पे जाके फातिया पढ़ रहे हैं, ये तो खुद ही बताएं इस प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं, या उनकी क्या मानसिकता है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। मैं इसी पे, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो एनडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और ममता बनर्जी, ये सब मिल करके हैं, इन पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसलिए कि कर्नाटक में एनडी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अभी इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण छीन करके, उसको काट करके मुसलमानों को देने का काम किया। यही काम पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किया, यही काम इन्होंने आंध्र प्रदेश में भी किया। तो और 2017 का जब चुनाव अखिलेश जी लड़ रहे थे विधानसभा का, तो अब उन्होंने भी घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार, हम सत्ता में आए, तो हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे नेता आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर पिछड़ों का हक छीन करके मुसलमानों को आरक्षण देने
नहीं देंगे अपने जीते जी। तो अगर आप में दम है तो आप भी कहिए कि अगर हम पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे, ये तो नहीं कहते। तो इनकी करनी कथनी में बहुत फर्क है, और इनकी न नीत है, नियत है, न नेता है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है। सर अभी कुछ दिन 2 महीना पहले की बात है सर, जैसे कि बंगाल में चुनाव के समय में एक मीडिया गया रिपब्लिक भारत का, वो सच्चाई को दिखा रहा था, ममता बनर्जी की सच्चाई को। संदेश का ही। जी, जी। तो क्या हुआ कि मीडिया को सर गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा क्यों सर? इसलिए मैंने कहा ना कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये लोग यही काम करते हैं कि अगर मीडिया सच्चाई दिखाएगी तो मीडिया पे हमला, अगर कोई सही आदमी सही बात करेगा तो उस पे हमला, यहाँ तक कि इनके नेताओं की जो जांच करने गई सीबीआई ईडी उस पे हमला। तो ये लोगों ने एकदम गुंडा राज इनका बनाए रखना चाहते हैं। ये ऐसे गुंडों को प्रश्रय देते हैं, लेकिन अभी बहुत दिन चलने वाला नहीं, इसका अंत हो। सर आप अपना कीमती समय दिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राज के साथ अनिकेत राज, आप अभी तक